अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 6। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 23, द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज हमने पढ़ना है कि किस तरह यूरोपियंस एशिया की तरफ आए थे। एशियन स्पाइसेस, एशियन कपड़ा बहुत मशहूर था और बहुत अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए यूरोपियंस चाहते थे कि वो ये स्पाइसेस, ये कपड़ा लेकर अपने मुल्कों में जाएं और वहां जाकर बेचें, क्योंकि अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से और अपनी डिफरेंट वैरायटीज की वजह से यहाँ का सामान यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मशहूर था। लेकिन यूरोपियंस को कोई एक सेफ रास्ता नहीं समझ आ रहा था जिसके थ्रू वो एशिया तक पहुंचे और चीजें वापस अपने मुल्कों में लेकर जाएं। Trade between Europe and East Asia had been taking place from about 300 BC. Trade हम कहेंगे तिजारत को। तो तिजारत हो रही थी between Europe and East Asia from about 300 BC. BC for before Christ. Silks from China and spices and jewels from the subcontinent were the main goods. और सबसे ज्यादा क्या चीजें लेकर जाई जाती थी जो कि सबसे ज्यादा फेमस थी? तो सिल्क्स फ्रॉम चाइना, यानी कि चाइना की क्या चीज फेमस थी? इट वाज द सिल्क। एंड स्पाइसेस एंड ज्यूल्स, इसके अलावा मिसाला जात एंड ज्यूल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट वर द मेन गुड्स। ये वो मेन चीजें थी जो कि यूरोपियंस यहाँ से लेकर जाते थे। Some of these went all the way by caravans along the Silk Road. इनमें से बहुत से लोग सिल्क रोड के थ्रू जाया करते थे, एंड सम बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड सी, और कुछ रोड्स के थ्रू ट्रेवल करते थे यानी कि लैंड से, और कुछ समंदरी सफर करते थे। बोथ वेज वर वेरी डेंजरस। अब ये दोनों तरीके ट्रेवल करने के, यानी कि लैंड के थ्रू ट्रेवल करना या फिर समंदर के थ्रू ट्रेवल करना, ये दोनों तरीके ही उनको बहुत मुश्किल पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वो लैंड के थ्रू ट्रेवल करते थे तो बीच में कई मुश्किल रास्ते आते थे, सहरा पड़ते थे, इसके अलावा उन्हें डाकू भी पड़ जाते थे। और जब आप लैंड के थ्रू ट्रेवल करते हो तो ऑब्वियसली फिर आपको बहुत से एनिमल्स अपने साथ कैरी करने पड़ते थे ताकि आप वो सारा सामान लेकर आ सको जो कि आपने खरीदा है। और जब वो समंदर के थ्रू ट्रेवल करते थे तो फिर आपको खतरा होता था समंदरी डाकुओं का। In the 13th and 14th centuries, fierce Turkish armies captured much of Central and Eastern Asia. फिर 13th और 14th centuries में क्या हुआ? Fierce Turkish armies का कब्जा हो गया। They were fierce हम कहते हैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली। Captured much of Central and Eastern Asia. Turkish armies का कब्जा हो गया और much of Central and Eastern Asia. अब इसका क्या मतलब था कि जब ये यूरोपियंस जो कि यहाँ पे चीजें खरीदने आते थे, ये इन रस्तों से गुजरते थे जो कि एशिया की तरफ आते थे, तो उन्हें इन टर्किश आर्मीज को बहुत सी पेमेंट्स देनी पड़ती थी, टैक्सेस देने पड़ते थे। क्योंकि अगर किसी जगह पर एक खास ग्रुप का या एक खास नेशन का कब्जा है और आप उस रास्ते से गुजर रहे हो तो फिर आपने उस मुल्क को या उस ग्रुप को कुछ टैक्सेस पे करने होते हैं, क्योंकि आप उनकी जमीन, उनकी टेरिटरी को इस्तेमाल करते हो। European merchants tried very hard to find new ways of getting to Asia without having to go along the Silk Road. तो हमने पहले भी ये बात की कि जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो कुछ नए रास्ते चाहते थे सिल्क रोड के अलावा, जिनके थ्रू वो ट्रेवल कर सके ताकि उन्हें बहुत ज्यादा टैक्सेस भी ना देने पड़े। इसके अलावा उन्हें जो रोड्स के थ्रू ट्रेवल करते हुए दुश्वारियां फेस करनी पड़ती हैं, उनको वो चीजें भी फेस ना करनी पड़े। Scientists were beginning to tell people that the earth was round like a ball and not flat like a plate. बच्चों, आज हमें ये पता है कि हमारी दुनिया गोल है, लेकिन एक टाइम था जब लोग ये समझते थे कि हमारी दुनिया बिल्कुल फ्लैट है। अब जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं, जब यूरोपियंस एशियन चीजें अपने मुल्कों में लेकर जाना चाहते थे, वो यहाँ से ट्रेड शुरू करना चाहते थे, तो उस वक्त लोगों को यही लगता था कि दुनिया फ्लैट है, और साइंटिस्ट ने लोगों को ये बताना शुरू किया था कि दुनिया फ्लैट नहीं है बल्कि दुनिया गोल है।
कोलंबस स्टार्टेड ट्रेवलिंग टू फाइंड अ वे टू इंडिया। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि कहा जाता है जिसने डिस्कवर किया था अमेरिका, उसने ट्रेवल करना शुरू किया कि वो इंडिया तक कोई रास्ता निकाल सके। When a terrible voyage across the Atlantic Ocean, he reached some islands he thought they were near the coast of India. उसने बहुत ही मुश्किल सफर तय किया, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा और फाइनली वो एक जगह पर पहुंचा जो कि उसको लगा कि इंडिया है या इंडिया के करीब है, इंडिया का साहिली इलाका है, लेकिन वो गलत था। वो इंडिया के साहिली इलाके पर नहीं था, बल्कि दे वर नेम्ड द वेस्ट इंडीज। वो कोई और इलाका था जिसको बाद में वेस्ट इंडीज का नाम दिया गया। आज हम जिस जगह को वेस्ट इंडीज कहते हैं उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोलंबस को ये लगा कि वो इंडिया है जबकि वो वेस्ट इंडीज था। और बच्चों, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब कोलंबस ने ट्रेवल करना शुरू किया इंडिया तक कोई रास्ता ढूंढने के लिए, तो उसी सफर के दौरान उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। उसको लगा कि अगर मैं एक पॉइंट से शुरू करूंगा और गोल घूम के जाऊंगा तो मैं इंडिया तक पहुंच जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं ऑफ एन अदर पर्सनालिटी, वास्को ड गामा, जो कि एक पोर्टुगीज सेलर था। थॉट देयर माइट बी अ वे अराउंड द टिप ऑफ अफ्रीका। उसको लगा कि हो सकता है कि टिप ऑफ अफ्रीका के गिर्द से कोई रास्ता जाता हो जो हमें इंडिया तक ले जाए, क्योंकि उस वक्त ये तसव्वुर था कि अफ्रीका दुनिया के किसी एक कोने पर है। तो उसको लगा कि अगर मैं उस कोने को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता हूं तो हो सकता है मैं इंडिया तक पहुंच जाऊं। एट लास्ट, गाइडेड बाय एन अरब सेलर, ही रीच्ड इंडिया। तो उसने भी ट्रेवल करना शुरू किया। फिर वो एक जगह के पास से गुजरा जिसको हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। आप उसकी पिक्चर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पर जाके सर्च करोगे कि वास्को ड गामा कौन से रूट के थ्रू इंडिया तक पहुंचा था, तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी एंड इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड अगर आप इस तरह की वीडियोस देखो, क्योंकि आपको फिर बेहतर तरीके से समझ लगेगी कि कौन से ट्रेवलर ने कौन सा रूट लिया था टू रीच इंडिया। फाइनली ही वाज गाइडेड बाय एन अरब सेलर और वो पहुंच गया इंडिया तक। Now people could sail all the way from Europe to the subcontinent and Southeast Asia. तो फिर वास्को ड गामा जिस रास्ते से इंडिया पहुंचा, यूरोपियंस को लगा कि अब ये सही रास्ता है जिसके थ्रू ट्रेवल करते हुए हम इंडिया और एशिया तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता छोटा है, इसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं देने पड़ेंगे, और इसके अलावा अगर आप देखो जब आप किसी कश्ती पर ट्रेवल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनिमल्स अपने साथ कैरी नहीं करने पड़ेंगे। कुछ लोग जाकर सामान लेकर आ सकते हैं। अगर आप थ्रू लैंड ट्रेवल करते हो तो फिर बहुत से लोग भी चाहिए, बहुत से एनिमल्स भी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाने पीने का सामान भी साथ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत से दिन लगते थे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करने में। लेकिन जब सी के थ्रू ट्रेवल करना होता है तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी। फिर यू टेक अ शिप जिसमें आपको कुछ लोगों को लेकर जाना पड़ेगा एंड यू ब्रिंग ऑल द थिंग्स दैट यू हैव परचेज्ड फ्रॉम एशिया। One ship with 40 sailors could carry hundreds of tons of goods. यानी कि अगर एक शिप है with 40 sailors जिसमें almost 40 sailors हैं तो वो hundreds of tons of goods लेकर आ सकती थी, जबकि अगर आप लैंड के थ्रू ट्रेवल करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता था। The first Europeans to arrive in India were the Portuguese, followed by the Dutch, the French and the British. तो सबसे पहले यूरोप के लोग, यूरोपियंस जो कि इंडिया में पहुंचे, सब कॉन्टिनेंट पे पहुंचे, वो थे पोर्टुगीज, क्योंकि वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज सेलर था। फिर उनको फॉलो किया डच ने, देन द फ्रेंच फ्रॉम फ्रांस एंड द ब्रिटिश फ्रॉम ब्रिटेन। और आहिस्ता आहिस्ता इन सारे मुल्कों ने एशिया के साथ तिजारत करना शुरू कर दी, ट्रेड करना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ की चीज़ें उन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस थी और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। At first they were happy just to trade, but then they wanted settlements or factories on land. जब शुरू में यूरोपियंस ने एशिया में आना शुरू किया तो पहले तो वो सिर्फ ट्रेड पर खुश थे, यानी कि तिजारत करने पर ही राजी थे।
लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई जाएं, घर बनाया जाए, रहा जाए, या फैक्ट्रीज बनाई जाएं, क्योंकि उन्हें ये एक्चुअली नजर आया कि एशिया इज रियली रिच इन केस ऑफ टेक्सटाइल्स, फैब्रिक, स्पाइसेस एंड सिल्क्स। उन्हें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई और जब वो अपने मुल्कों में जाकर इन चीजों को बेचते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, इसलिए उनका लालच बढ़ता चला गया। The merchants got permission from some of the local rulers to set up their trading stations. तो फिर जो merchants थे, जो सामान लेकर आते थे, यहाँ से खरीदते थे, इसके अलावा सामान लेकर जाते थे और बेचते थे, उन्होंने यहाँ के जो local rulers थे एशिया के, उनसे परमिशन ले ली अपने ट्रेडिंग स्टेशंस बनाने की। यानी उन्होंने अपने प्रॉपर स्टेशन सेटअप्स लगाए जिनके थ्रू वो करते थे तिजारत, ट्रेड करते थे, चीजें लेकर आते थे, वो यहाँ पर बेचते थे, एशिया में बेचते थे, फिर यहाँ से चीजें खरीदते थे और वो वापस लेकर जाके यूरोप में बेचते थे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इजी हैं, यू कैन डू देम ऑन योर ओन, बट स्टिल इफ यू वांट टू सॉल्व देम, आप अपनी स्क्रीन्स पर उनको सॉल्व हुआ देख सकते हो। आप इस वीडियो को पॉज करके वो आंसर्स नोट डाउन कर लो। Well done children, so now we are done with your chapter. अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।